जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमारी पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पार्ट 1 को कवर कर लिया था। तो आज हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के सेकंड पार्ट को कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे बेसिकली, कि फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन भारत का खुद का कैसे बनेगा। ठीक है, वहां तक हम आज की क्लास में पहुंचेंगे। और इसकी शुरुआत हम आज कहां से करेंगे? 1857 के रिवोल्ट से, कि किस तरीके से रिवोल्ट का रिजल्ट क्या आया और उससे फिर भारत में क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो ये सब हम करने जा रहे हैं आज की क्लास में। आज ये हमारी सेकंड क्लास है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 2 की ये क्लास रहने वाली है। जिनको नहीं पता है पिछली वीडियो वो देख लीजिए भाई। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि भारत के अंदर जो एक्ट आने स्टार्ट हुए थे भारत में, वो कब हुए थे? 1773 में, जब पहला एक्ट आया था। ठीक है, 1773 से लेकर 1853 तक जो लास्ट चार्टर एक्ट आया था बच्चों, यहां तक हमने कवर कर लिया है हमारी लास्ट वीडियो के अंदर। इसके बीच में जितने भी एक्ट आए थे वो सारे के सारे एक्ट के उनके जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब हमने कवर कर लिए हैं। अब देखिए, 1853 तक चार्टर एक्ट आए थे। 1857 में क्या हुआ था बच्चों? रिवोल्ट हुआ था, है ना। 1857 में क्या हुआ था? रिवोल्ट हुआ था। अब देखिए, 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या हुआ था कि भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भारत में एंड हो गया था और भारत के अंदर रूल किसका स्टार्ट हो गया था? तो वो स्टार्ट हो गया था ब्रिटिश क्राउन का। अब यानी ब्रिटिश क्राउन जो है वो खुद रूल करने आ गया है भारत को। पहले उनकी एक कंपनी रूल किया करती थी, बट अब भारत को ब्रिटिश क्राउन खुद रूल करेगा। ठीक है जी, यानी ब्रिटिश सरकार अब अपने आप तरीके से भारत को एडमिनिस्ट्रेशन भारत का देखने वाली है। ठीक है, देखिए, अब भारत का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहला एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने पास किया बच्चों, वो कौन सा था? वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। पहला एक तरीके से संविधान है ये भारत के लिए जो आया है, जिससे अब भारत का एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इसको लेकर हमारा जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, जो 1857 के रिवोल्ट में न्यूट्रल रहा था, वो काफी उम्मीदों में था कि बहुत कुछ अच्छा इस एक्ट के अंदर आने वाला है। क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि पहले तो एक कंपनी रूल किया करती थी जो भारत के लोगों की एक्चुअल नीड्स ब्रिटेन में नहीं बताती थी, बट अब तो ब्रिटिश सरकार खुद आ गई है रूल करने के लिए। तो वो तो हमारे देश को वैसे ही रूल करेंगे जैसे वो अपने देश को करते हैं, यानी यूके को करते हैं। एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिए तो ये एक्ट बहुत बड़ा एक शॉक, एक बेसिकली आप कह लो उनके सपनों को तोड़ने वाला एक ये एक्ट होने वाला है। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ आया इस एक्ट के अंदर। ब्रिटेन ने इस एक्ट को नाम दिया है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। बेसिकली ये देखिए, ब्रिटेन ने इसको नाम दिया है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया या गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली। ठीक है, इस समय जो भारत के वाइसरॉय हैं वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। पहले जो वाइसरॉय बने हैं भारत के बेसिकली वो कौन बने हैं? लॉर्ड कैनिंग बच्चों। ठीक है, चलो देखिए इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, अभी भी बताया जस्ट आपको, कि भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल क्या हो गया है? एंड हो गया है। और पावर्स किसको ट्रांसफर कर दी गई है? तो ब्रिटिश क्राउन को पावर्स जो है वो ट्रांसफर कर दी गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ऑफिशियली भारत में खत्म हो गया है। अब देखिए, एंड ऑफ डबल गवर्नमेंट इन इंडिया, ये मैंने लास्ट एक्ट में बताया था कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था ना, पिट्स एक्ट था, उसके अंदर बच्चों भारत में किस चीज की शुरुआत हुई थी? तो भारत में शुरुआत हुई थी ड्यूअल गवर्नमेंट की। याद कीजिए, जो मैंने बताया था कि दो अलग अलग बॉडीज बना दी गई थी। एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो भारत के अंदर पॉलिटिकल, सिविल, मिलिट्री ऑपरेशंस को देखता था, और एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कमर्शियल फंक्शंस को देख रहा था। इसको ड्यूअल गवर्नमेंट कहा गया था। तो ड्यूअल गवर्नमेंट को एबॉलिश किया गया है 1858 के एक्ट के अंदर बच्चों। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एबॉलिश कर दिया गया है। अब भारत को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया है जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया है फॉर इंडिया। ए ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर अकाउंटेबल, कौन है ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर है, मतलब उनका MP है, मिनिस्टर है बेसिकली ये, अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। इट इज अ गुड थिंग कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या रखा गया है? अकाउंटेबल, कि अगर कुछ भी गलत काम भारत के अंदर होता है, कुछ और ऐसे रिवोल्ट टाइप चीज हो जाती है, सो ही इज अकाउंटेबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। काइंड ऑफ एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की भी शुरुआत आप यहां से कह सकते हैं बेसिकली भारत के अंदर हुई है। It created an advisory council of 15 members to assist the secretary chaired by him। ठीक है, क्या है ये बेसिकली? मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा कि भारत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। यहां देखिए आप लोग बच्चों, देखिए सबसे ऊपर अब है ब्रिटिश पार्लियामेंट बेसिकली, जो भारत का एडमिनिस्ट्रेशन अब खुद रन करेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? एक पर्सन अपॉइंट किया है जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS। इसको अपॉइंट किया है, ये ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक मिनिस्टर है जो अब ब्रिटेन का कारोबार संभालेगा बेसिकली भारत को लेकर, कि भारत में कैसा एक्ट पास होगा, कौन कौन से लॉज लागू होंगे, टैक्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्रिमिनल लॉ, सिविल, सब कुछ ये संभालेगा। एक मिनिस्टर है ये ब्रिटेन का जिसको ये ड्यूटी दी गई है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए रखी गई है 15 मेंबर इंडिया काउंसिल।
15 मेंबर इंडिया काउंसिल इसको असिस्ट करने के लिए दी गई है, यानी टोटल ये 16 मेंबर्स हो गए एक तरीके से, और ये मिलकर संभालेंगे इंडिया का जो भी पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल जितने भी फंक्शंस हैं, अब ये सारे संभालेंगे। देखिए पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे बच्चों? तो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड स्टैनली, ठीक है जी, लॉर्ड स्टैनली। इस सिस्टम में दिक्कत क्या है, इनको काम तो दे दिया इंडिया के लिए कि आप भारत के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे भी करना है आप सब संभालेंगे, बट बात ये है कि ये सारे के सारे लोग, चाहे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, चाहे वो ये है बेसिकली काउंसिल है, ये सब के सब है कहां प्रेजेंट? ये ब्रिटेन में है, ये यूके बैठे हैं, ये भारत में नहीं है। लॉज किसके लिए बनाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन किसका करेंगे? इंडिया का, बट बैठे कहां है खुद ये बच्चों? ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, पहली गलती है। दूसरी चीज, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की और इन मेंबर्स की जितनी भी सैलरी बनेगी, टोटल सैलरी इनकी बेसिकली सभी 16 मेंबर्स की, वो सैलरी इनकी कहां से जाएगी? वो इंडिया से जाएगी। भाई ऐसा क्यों? बैठे कहां है? ब्रिटेन में। काम भी तो ब्रिटेन का ही कर रहे हैं, बस एडमिनिस्ट्रेशन भारत का कर रहे हैं, बट बैठे ब्रिटेन में है, सैलरी भारत से जाएगी, तो भारत का पैसा कहां ट्रांसफर हो रहा है? ब्रिटेन में। इसी को क्या कहा गया है? ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसको लेकर दादा भाई नौरोजी ने काफी बड़ी थ्योरी भी दी थी बेसिकली ड्रेन ऑफ वेल्थ की, ठीक है, और ब्रिटिशर्स के ऊपर काफी एलिगेशंस लगाए थे ड्रेन ऑफ वेल्थ के, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हो रहा है ड्रेन ऑफ वेल्थ। भाई पैसा भारत का ब्रिटेन जाएगा, अब ये लोग उस पैसे को कहां खर्चेंगे? ब्रिटेन में। उन खर्चों से जो टैक्स जाएगा वो ब्रिटिश सरकार को जाएगा, तो भारत का पैसा भारत में तो रहा ही नहीं। क्लियर होगी बात? तो अब देखिए यहां तक का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट, भारत के अंदर इन्होंने एक पर्सन बिठाया है जिसका नाम है वाइस रॉय। वही जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, उसी पोस्ट को अब क्या कंडक्ट कर दिया है? वाइस रॉय। ये बंदा है जो इंडिया में बैठा है एक्चुअल में, है ना, भारत में रहकर जो भारत का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, पर इसके पास अभी हाल फिलहाल के लिए किसी भी तरीके की लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है कि ये कोई कानून बना सके। लॉज पास होकर आएंगे ब्रिटेन से, ये तो बस उनको इंप्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। उसके लिए इस वाइस रॉय को दी गई है 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसको दी गई है बेसिकली, ठीक है जी। तो इसका काम है भारत का एडमिनिस्ट्रेशन करना, बट कहां से आएंगे लॉज पास होके? ब्रिटेन से। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पास करवाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ठीक है जी, और ये उनको इंप्लीमेंट करेगा। इनकी सीटिंग भारत में है, ऑफ कोर्स इनकी भी सैलरी भारत ही पे करेगा, बट चलो कम से कम ये भारत में बैठे तो हैं। ये तो बैठे भी कहां है? लंदन में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद से अब भारत का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे चलेगा बच्चों। इज इट क्लियर? ये काइंड ऑफ सेंटर की सरकार है हमारी, ये काइंड ऑफ हमारे लिए आप कह लो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक तरीके से राष्ट्रपति का, या ऐसा भी नहीं बट ये लेजिस्लेटिव हेड है बेसिकली, ठीक है। तो ये उस लेवल का काम करेगा। ये अकाउंटेबल किसको है? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इज इट क्लियर? इस बात का ध्यान रखना है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। देखो वाइस रॉय किसको अकाउंटेबल है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको अकाउंटेबल है? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो ये क्रोनोलॉजी है अब भारत के एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है जी। चलें आगे, नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां तक हमने कर लिया। सो पहले एक्ट के अंदर कोई बहुत खास चीजें भारतीयों के लिए नहीं आई, स्पेशली अगर हम एजुकेटेड मिडिल क्लास की बात करें तो वो तो सिविल सर्विसेज वाले एपिसोड में भी काफी चेंजेस चाहते थे, बट सिविल सर्विसेज की सभी टर्म एंड कंडीशन को सेम रखा गया था। जैसे एग्जाम लंदन में ही होगा, इंग्लिश में होगा, एज भी 21 ईयर्स ही रखी गई थी, हॉर्स राइडिंग भी कंपलसरी थी उसके लिए। सो नथिंग चेंज्ड, है ना। तो इतना कोई जैसा गुड गवर्नेंस कहा गया था वैसा कोई गुड गवर्नेंस का एक्ट ऐसा था नहीं बेसिकली। और सबसे मेन डिमांड जो भारत के पढ़े लिखे लोगों की, एजुकेटेड मिडिल क्लास की जो मेन डिमांड थी हमारी, वो थी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, कि भारत में डेमोक्रेसी कब आएगी। ये तो फिर से ऑटोक्रेसी हो गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक तरीके का राजा ही तो हो गया भारत का, लंदन में बैठा है वो, वहां से भारत को रूल कर रहा है बेसिकली वो। तो डेमोक्रेसी कहां है? इस एक्ट के बाद काफी भारी मात्रा में हमारे एजुकेटेड मिडिल क्लास ने चिट्ठियां लिखी, थोड़े बहुत ऑफिसर्स के जाके आगे बातचीत भी करी बेसिकली। वाइस रॉय को भी चिट्ठियां लिखी गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी, कि भारत में डेमोक्रेसी लेकर आइए। एक्चुअल में भारत की सरकार भारत में बैठे और वो चुनी हुई सरकार हो, वो नॉमिनेटेड सरकार ना हो कि जो मर्जी एसओएस बन गया, जो मर्जी वाइस रॉय बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दे वांटेड डेमोक्रेसी, दे वांटेड वोटिंग राइट्स। देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, इन एक्ट्स के थ्रू हम देखते चलेंगे बेसिकली, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो एक्ट है पूरे 2-2.5 साल के बाद ही अगला एक्ट आ गया है, वो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के टाइम पे वाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग ही है, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग पहला वाइस रॉय भारत का।
क्यों आ गया है 2-2.5 साल के बाद ये एक्ट? क्योंकि देखिए ब्रिटेन ने भी देखा कि अभी ताजा ताजा रिवोल्ट हुआ है 1857 का। ब्रिटेन भी नहीं चाहता कि भारत के लोग दोबारा फिर से कोई ऐसी एक्टिविटी करे, और बड़ी प्रबल डिमांड थी भारतीयों की डेमोक्रेसी को लेकर कि भारत में सरकार बैठे और वो चुनी गई सरकार हो और उसके पास भारत को लेकर लॉज बनाने की पावर भी हो। ऐसे कई सारी डिमांड्स थी बच्चों, ठीक है। सो देखते हैं भारत के इस एक्ट में भारत को क्या क्या मिला है। सबसे पहले तो आ गया है वाइसरॉय कुड नॉमिनेट इंडियंस, आ गया है इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। देखिए वाइसरॉय के पास दो तरह के मेंबर्स हुआ करते थे, ऑफिशियल्स जिनमें ऑलमोस्ट परमानेंट मेंबर्स थे वो, या यूं कह लीजिए आपकी ऐसे मेंबर्स बेसिकली जो परमानेंट होंगे और ब्रिटिशर्स ही होंगे, वो ऑलमोस्ट कंफर्म भी था, बाद में जाके चेंज होगा बट अभी के लिए कंफर्म है, ठीक है। बट इंडियंस को किया जाएगा नॉमिनेट एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल इन 1862। मैं थोड़ा सा अलग समझाता हूं आप लोगों को कि ये था क्या बेसिकली। देखिए इस एक्ट के अंदर ना इस एक्ट के अंदर क्या आया है 1862 के एक्ट में, भारत के अंदर काइंड ऑफ एक तरीके से जन्म हो गया है लोकसभा का, है ना। लोकसभा का हाउस बेसिकली इंट्रोड्यूस हो गया भारत में, जैसे आज की जो लोकसभा है थोड़ा उससे कंपेयर करके देखते हैं हम बेसिकली। देखिए आज की जो लोकसभा है उसकी हमारी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 543, और उन सभी सीटों के लिए क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, पब्लिक वोट डालती है और अपनी सरकार को चुनती है। लोकसभा में हमारी सरकार बैठती है, ठीक है जी, आज की जो हम बात करें। और आज की लोकसभा का टर्म भी कितना होता है, जनरली 5 साल का टर्म होता है अगर सरकार अपना टेन्योर पूरा करे तो। 1862 के एक्ट में जो लोकसभा भारत में इंट्रोड्यूस हुई है, सबसे पहली बात तो यह कि उसमें किसी तरह का इलेक्शंस नहीं है, नो इलेक्शन। अभी भारत में इलेक्शंस इंट्रोड्यूस नहीं हुए बच्चों। भारत में क्या होगा, नॉमिनेशन, नॉमिनेशन होगा, ठीक है, मेंबर्स का। और नॉमिनेशन करेगा कौन, वाइसरॉय, वाइसरॉय नॉमिनेशन करेगा। क्लियर होगी बात। इस एक्ट के अंदर ये जो लोकसभा इंट्रोड्यूस हुई है इसमें एक प्रोविजन था कि वाइसरॉय चाहे तो अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल आ तो गई है भारत में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव तो पहले से थी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी लोकसभा आ गई है, इसमें अगर चाहे तो 6 से 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है, मिनिमम 6 मेंबर्स, मैक्सिमम 12 मेंबर। कंडीशन ये थी कि हाफ मेंबर्स क्या होंगे, इंडियंस होंगे, हाफ मेंबर्स क्या होंगे, इंडियंस होंगे। तो अगर वो 6 मेंबर नॉमिनेट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो 3 मेंबर तो कौन रखने पड़ेंगे, इंडियन रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि हाफ कौन होंगे बच्चों, इंडियंस होंगे, ठीक है, हाफ। अब देखिए इलेक्शन नहीं है, नॉमिनेशन है, पहली बात तो ये। और इनका जो टर्म रहने वाला है, टर्म वो कितना था, 2 साल का। तो इनका टर्म कितना है बच्चों, 2 साल का। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से इस एक्ट में वाइसरॉय के पास अब 2 काउंसिल्स आ गई हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें पहले 4 मेंबर थे, उसमें भी एक मेंबर बढ़ा के 5 कर दिया गया है, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसकी स्ट्रेंथ रखी गई है 6 से 12। कंडीशन ये है कि हाफ इंडियंस होंगे, बट नॉमिनेशन से आएंगे, कोई भी इलेक्शन से नहीं आएगा, ठीक है जी। सो इलेक्शंस इंट्रोड्यूस नहीं हुए भारत में। तो देखिए अब इस चीज को लागू करते हुए उस समय जो वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया बच्चों, भारत के अंदर 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में। वो थे द राजा ऑफ बनारस, बनारस के राजा, ठीक है, महाराजा ऑफ पटियाला, और सर दीनकर राव सिंधिया ऑफ ग्वालियर। तो इन 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। शायद इन्होंने ठीक ठाक सपोर्ट किया था 1857 के रिवोल्ट में, तो इसलिए भी शायद ये रिटर्न गिफ्ट काइंड ऑफ एक दिया गया है बेसिकली, ठीक है। तो इनको नॉमिनेट किया गया है भारत की पहली लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, जिनका टर्म रहने वाला है 2 साल का। नॉमिनेशन हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एस्टेब्लिश्ड न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, वही जो मैंने आपको बताया अभी, वो तो सेंटर के लिए थी, बट कुछ प्रोविंसेस के लिए भी आ गई थी, जैसे बंगाल के लिए आ गई थी, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लिए और पंजाब के लिए। इनके लिए क्या आ गई है, स्टेट की सरकार, यानी स्टेट लेजिस्लेचर आ गया है इन 3 प्रांतों के लिए, बेसिकली बंगाल के लिए, वेस्टर्न प्रोविंस के लिए और पंजाब के लिए, ठीक है जी। इनके लिए आ गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट की सरकार बनेगी इनमें। इट इनेबल्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस। हाँ जी, आज हमारे संविधान में ऑर्डिनेंस का आर्टिकल कौन सा है, वो है 123, जिसके तहत अगर हमारी लोकसभा और राज्यसभा का सेशन ना चल रहा हो तो सरकार तब इमरजेंसी के लिए ऑर्डिनेंस पास कर सकती है बेसिकली, जिसमें मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट से जाकर साइन करवा लेता है और उस लॉ को लागू कर देते हैं, ठीक है। ये परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है। इसकी वैलिडिटी होती है 6 वीक्स टिल रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट, बेसिकली जब तक अगला सेशन शुरू होगा उसके बाद 6 हफ्ते तक का वैलिडिटी होती है किसकी, ऑर्डिनेंस की। ये आज की बात है। तब ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया है ऑर्डिनेंस को। एक जो ऑर्डिनेंस होगा वो 6 महीने तक वैलिड रहेगा। ये वही बात सेम हो गई कि इमरजेंसी के लिए रखा गया है, और इसको बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल की कंसेंट के भी वाइसरॉय पास कर सकता है। तो
एक तरफ लेजिस्लेचर लेकर आ रहे हैं कि भारत में कानूनी व्यवस्था या कानून बनाने की व्यवस्था ला रहे हैं, तो दूसरी तरफ वाइसरॉय की पावर को और बढ़ा रहे हैं और उसको ऑटोक्रेटिक बनाते जा रहे हैं ऑर्डिनेंस जैसे प्रोविजंस देकर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट ये है इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम। व्हाट इज पोर्टफोलियो सिस्टम? बेसिकली पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब है डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्रीज, कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज डिवाइड की गई हैं। अब लेजिस्लेचर आया है तो लॉ किसके ऊपर बनाएगा? कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो वो सब्जेक्ट्स डिवाइड किए गए हैं कि ये बंदा इस चीज का मिनिस्टर होगा, ये बंदा इस चीज का मिनिस्टर होगा, तो पोर्टफोलियो आया है। बट नॉट इवन अ सिंगल मिनिस्ट्री वाज गिवन टू दीज इंडियंस जिनको नॉमिनेट करके बिठाया गया है। क्लियर होगी बात? इवन ये जो इंडियंस यहां बैठे हैं ना बच्चों, अगर ये लोकसभा का सेशन मान लीजिए चल रहा है, कुछ ये मेंबर जो इकट्ठे होंगे, ये वहां पर जाएंगे, तो दे वर नॉट अलाउड टू इवन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन भी नहीं बोल सकते वहां पर कि ये तुम कर क्या रहे हो, या ये एक्ट के अंदर ये क्यों आ रहा है, वो क्यों, कुछ नहीं बोल सकते। दे वर नॉट अलाउड टू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन। सो ये अगला एक्ट आया है जो इतनी हजारों चिट्ठियां लिखने के बाद ये एक्ट हमारे लिए ये आया है। स्टिल इंडियंस को इससे कुछ नहीं मिला, ठीक है जी। लेजिस्लेचर का जन्म हो गया है भारत में, लोकसभा का जन्म हो गया है भारत में, बट वो लोकसभा अभी हमारे लिए नहीं है, वो नॉमिनेशन से बनने जा रही है, ठीक है। तो उसमें वाइसरॉय अपने पसंदीदा लोगों को उसमें नॉमिनेट कर रहा है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। देखिए 1861 के एक्ट के बाद 30 साल बाद अगला एक्ट आ रहा है बच्चों। इतना स्लो प्रोग्रेस है भारत के अंदर, तो बट करें क्या, ब्रिटिश सरकार, वो चेहरा बदल गया, पहले कंपनी थी अब ब्रिटिश सरकार है, बट वो जो थ्योरी है सप्रेशन वाली वो थोड़ी चेंज हुई है, वो तो एज इट इज है बेसिकली, ठीक है। लूटना है भारत को। सो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 आया है 30 साल बाद। सो देखते हैं इसमें क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ भारत के लिए। सबसे पहली बात तो ये हुई कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे ना उनको बढ़ा दिया गया है, यानी जो इंडियंस थे बेसिकली उनको बढ़ा दिया गया था। इसमें जो पहले 1862 के एक्ट में जो टोटल स्ट्रेंथ 12 थी ना, उस 12 को बढ़ाकर बच्चों यहाँ पे 30 कर दिया गया था बेसिकली, ठीक है। 12 को बढ़ाकर 30 कर दिया गया था इस टोटल स्ट्रेंथ को। उसके बाद सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई है, और बट ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन्ड है। अभी भी मेजोरिटी किसके पास है? ऑफिशियल्स के पास ही है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नॉमिनेशन प्रोसेस। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर नॉमिनेटेड सेंट्रल काउंसिल के अंदर बाय द वाइसरॉय अपॉन रिकमेंडेशंस फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बेसिकली यहां से होता था। प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए बाय द गवर्नर ऑन एडवाइस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज और यूनिवर्सिटीज। क्या कह रहे हैं कि नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा कि वाइसरॉय जो बंदों को नॉमिनेट करेगा तो वो किसके रिकमेंडेशंस पर करेगा? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो प्रोविंसेस की स्टेट सरकार है बेसिकली, उनके कहने पर, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो एक बॉडी हुआ करती थी इसके कहने पर बेसिकली। प्रोविंसेस के अंदर जो मेंबर आएंगे वो किसके कहने पर आएंगे? वो गवर्नर अपॉइंट करेगा। प्रोविंसेस यानी स्टेट की सरकारों में किसके कहने पर? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपैलिटी के या यूनिवर्सिटीज के जो बंदे हैं उनके कहने पर ये इनका नॉमिनेशन करेगा। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब भारत के अंदर एक वर्ड आया है इलेक्शन। 1892 के एक्ट में जन्म होता है भारत में इस वर्ड का जिसका नाम है इलेक्शन, यानी चुना जाएगा किसी को बेसिकली। बट अभी भारत में कौन से इलेक्शन आए हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शंस। कौन से इलेक्शन आए हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, समझेंगे ध्यान से। इलेक्शंस जो है बच्चों वो दो तरीके के हो सकते हैं। इलेक्शंस आज भी भारत में दो तरीके के इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है जी। डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन, सिंपल सी चीज है, ज्यादा कोई वो बात नहीं है इसमें। डायरेक्ट इलेक्शन कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे इलेक्शंस जिनके अंदर कौन वोट डालती है? जिसमें पब्लिक वोट डालती है और आगे पब्लिक वोट डालकर अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, एमपी को, एमएलए को, तो उनको कहा जाता है डायरेक्ट इलेक्शन। और जिस भी चुनाव में बच्चों ये पब्लिक के चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स वोट डालते हैं, ये लोग ये वोट डालेंगे जिस भी चुनाव में, उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट चुनाव। सिंपल सी चीज है, जिस भी चुनाव में पब्लिक वोट डालने जा रही है डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें पब्लिक के चुने गए रिप्रेजेंटेटिव वोट डाल रहे हैं तो इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है जी। भारत के अंदर जिस भी लेवल पे सरकार चुनी जाएगी ना तो उसके हमेशा डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, चाहे वो सेंटर की सरकार हो मतलब लोकसभा के एमपी हो, चाहे वो स्टेट की सरकार हो यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उसके बाद चाहे वो आपकी पंचायत हो बेसिकली पंचायत, ठीक है, या म्युनिसिपैलिटीज हो, एमसी चुने जाते हो, जिस भी लेवल पे सरकार चुनी जाएगी तो वहां पर क्या होगा बच्चों? बेसिकली वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा भारत के अंदर हमेशा। उसके बाद भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शन किस किस के लिए है? प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, राज्यसभा के एमपी के लिए और एमएलसी के लिए। इनके लिए भारत में क्या होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जी, ये बात याद रखनी है, ठीक है। सो
अब जो है भारत के अंदर 1892 के एक्ट में इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए हैं बच्चों। वो भी कैसे हुए हैं, देखिए 1862 के एक्ट में 12 की स्ट्रेंथ थी 1862 के एक्ट में, ठीक है। 1892 के एक्ट में 12 से बढ़ाकर स्ट्रेंथ कितनी कर दी है, 30। बट 30 का डिवीजन कैसे है कि एक तरफ 24 मेंबर्स है, एक तरफ 6 मेंबर्स है। ये जो 24 मेंबर है ये तो अभी भी किससे आएंगे, नॉमिनेशन से, ठीक है। और ये जो 6 बंदे हैं इनके लिए इंट्रोड्यूस हुआ भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्ट इनके लिए, ठीक है जी, इनडायरेक्ट। अब बात यह है सर इनडायरेक्ट इलेक्शन में वोट कौन डालेगा, तो इसमें प्रोविंशियल असेंबलीज के जो लोग हैं वो वोट डालेंगे, या आप कह लो कि लोकल बॉडीज के जो लोग हैं, म्युनिसिपैलिटी के, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के, वो लोग वोट डालने वाले हैं इन 6 बंदों के लिए। इनके लिए आया है भारत में क्या, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ऑलरेडी नॉमिनेटेड लोग, ये लोग नॉमिनेशन से आए हैं खुद ही, अब ये नॉमिनेट हुए लोग आगे वोट डाल के किसी को चुन रहे हैं बस, पर इनके लिए कौन सा इलेक्शन हुआ है, ये सब नॉमिनेशन से आए बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। इनके लिए होगा क्या, इलेक्शन बच्चों, ठीक है, 6 सीट्स के लिए। तो ये है उस समय का प्रोविजन 1892 के एक्ट में जो भारत में इलेक्शंस आए हैं, इसको ध्यान रखना भाई सभी ने, ठीक है। डिटेल में मैंने अलग से समझा दिया है, उसको देखते चलना। नेक्स्ट देखिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, यहां से क्वेश्चन कई बार आए हैं पेपर में। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, और ये लॉर्ड मिंटो 2 है बेसिकली, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है जी। सो देखिए मोर्ले कौन है, मोर्ले एक्चुअली है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो कौन है, मिंटो है वाइसरॉय। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया 1909 का। काफी भारी एक्ट है ये भारत के इतिहास का बेसिकली, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ इस एक्ट के अंदर जिसकी सजा शायद भारत आज तक भी भुगतता है बच्चों, ठीक है। सो देखते हैं, पहली बात तो मेंबरशिप इंक्रीज कर दी गई है लेजिस्लेटिव में, ठीक है। मेंबर्स जो है वो 30 से बढ़ाकर बच्चों 30 से बढ़ाकर 68 कर दिए गए हैं, 68। तो लेजिस्लेचर एक्सपेंड हो ही रहा है हर एक्ट के अंदर, कहां 12 थे, 12 से 30 हुए, 30 से 68 हो गए थे, ठीक है। सो देखिए बच्चों अब इसमें क्या है, एक तो पावर्स बढ़ रही है, साथ साथ अब मेंबर जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस को लेकर मैं एक बार क्लियर कर देता हूं चीज। 1862 के एक्ट में जो इंडियंस बिठाए गए थे नॉमिनेशन से, उनको एक भी क्वेश्चन पूछने की आजादी नहीं थी या पावर नहीं थी। 1892 के एक्ट में बच्चों इतना कर दिया गया था कि जो इंडियंस आ रहे हैं नॉमिनेशन या इलेक्शन से, नॉन ऑफिशियल्स, वो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड नहीं थे बेसिकली, ठीक है। अब 1909 का जो एक्ट आया है इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी अलाउ कर दिए गए थे कि इंडियंस जो है वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं ब्रिटिशर्स से, ठीक है बच्चों। अब देखिए तो क्वेश्चंस को लेकर, उसके बाद देखिए प्रपोज्ड बजट रेजोल्यूशंस, सेपरेट बजट वोटिंग इंट्रोड्यूस्ड, ये सब इंट्रोड्यूस हो गया था। एक चीज जो भारतीय समाज के अंदर जहर की तरह फैली थी बेसिकली, जिसने विष का काम किया था, वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है जी। इस एक्ट के थ्रू मुस्लिम्स को भारत के अंदर क्या दे दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट। ये कह लो पहला ऐसा कदम था जो लीड करेगा पाकिस्तान की फॉर्मेशन को। क्लियर होगी बात, ये वो पहला कदम है जो ब्रिटेन ने उठाया है, जिसमें उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को क्या दे दिया है, सेपरेट इलेक्टोरेट। व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट, कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिक्लेयर कर देंगे कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट है यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए, तो वहां पे जब चुनाव होगा तो कैंडिडेट भी कौन होगा, मुस्लिम होगा। जो वोटर्स होंगे ना वो भी कौन होंगे, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स, और विनर भी कौन होगा, मुस्लिम। देखिए रिजर्वेशन और इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट में यही डिफरेंस होता है कि जब आप किसी सीट को रिजर्व करते हो, सपोज एससी के लिए कोई सीट रिजर्व है, तो उसमें वोटिंग राइट्स तो सबके पास होते हैं ना, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, हर कोई वोट डालता है बेसिकली। विनर एससी होगा क्योंकि कैंडिडेट भी सारे कौन होंगे, एससी। सेपरेट इलेक्टोरेट में वोटिंग राइट्स हट जाते हैं बाकी सबसे, तो ये एक समाज को बिल्कुल सेपरेट कर देता है बाकी लोगों से। सो सेपरेशन की फीलिंग दे रहा है ये यहीं से, और यही सेपरेशन की फीलिंग 1947 में जाके पाकिस्तान का रूप लेने वाली है, ठीक है जी। तो शुरुआत यहां से हुई है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से ये जो एक्ट है इसको थोड़ा खतरनाक माना गया भारत के इतिहास में। और देखिए तभी लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है भारत में, फादर ऑफ कम्युनलिज्म, बेसिकली इसको फादर ऑफ कम्युनलिज्म कहा जाता है भारत में, इस सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से बच्चों, ठीक है जी। सो सेपरेट, ये देखिए लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, या बेसिकली कम्युनलिज्म का फादर कहा जाता है इसको भारत के अंदर, ठीक है। उसके बाद पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय बने थे बच्चों जिनको वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बिठाया गया है एज लॉ मेंबर। बताया था ना 1862 के एक्ट में, 1858 के एक्ट में आ गई थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो पहले भारतीय जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहुंचे थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको एज लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया है भारत के लिए, ठीक है। अच्छा खासा एक्ट है ये, समझने वाला एक्ट है भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर ना एक चीज और भी है इसी एक्ट के अंदर, ये भी आपने याद रखना है।
1862 के एक्ट में नॉमिनेशन आया था, 1892 के एक्ट में इनडायरेक्ट इलेक्शंस आए थे, पर 1909 के एक्ट में बच्चों भारत के अंदर इंट्रोड्यूस हो गए हैं क्या, डायरेक्ट इलेक्शंस। भारत के अंदर इंट्रोड्यूस हो गए हैं डायरेक्ट इलेक्शंस, यानी पब्लिक को भी वोटिंग राइट्स दे दिए गए थे। पर साथ ही ये बात याद रखनी है कि आज जैसे भारत में वोटिंग होती है, आपका जो वोट डालने का अधिकार है जो आर्टिकल 326 से मिलता है, उसमें क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब 18 साल से बड़ी उम्र के सभी लोगों को इक्वल वोटिंग राइट है। यहां पर सभी लोगों को बराबर वोटिंग राइट नहीं था। ऐसे लोग जिनके पास या तो प्रॉपर्टी है, एजुकेटेड है, या जो टैक्स पे करते हैं, बस उन्हीं कुछ चुनिंदा लोगों को वोटिंग राइट दिया गया था बच्चों। तो इसको बोलते हैं लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज। क्लियर है? तो 1909 के एक्ट में डायरेक्ट इलेक्शंस भारत में इंट्रोड्यूस हो गए हैं, बट वोटिंग राइट्स क्या है, लिमिटेड है, और कुछ चुनिंदा लोगों को ही वोट डालने का अधिकार है। और ये भी याद रखेंगे, इस एक्ट के अंदर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था बच्चों। वो नेक्स्ट जो एक्ट आएगा 1919 का, उसमें महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है जी। सो अब देखते हैं नेक्स्ट एक्ट हमारा, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है। वाइसरॉय कौन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और मोंटेग्यू कौन है बच्चों, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है जी, इनके नाम पर ये एक्ट आया है। सो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आया है, तो अगस्त 1917 को, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन किया था कि वो भारत को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। ये वही दौर है जब भारत के अंदर HRL चल रही थी, होम रूल लीग चल रही थी, तिलक की और एनी बेसेंट की, बाल गंगाधर तिलक की और एनी बेसेंट की। और एनी बेसेंट इस समय जेल में थी बेसिकली जब ये डिक्लेरेशन हुई थी। और जैसी ये डिक्लेरेशन हुई थी तो एनी बेसेंट ने अपनी HRL को वहीं पर बच्चों बंद कर दिया था, कि क्योंकि HRL की मेन डिमांड क्या थी, होम रूल, कि हमें खुद का रूल चाहिए। तो ब्रिटेन ने काइंड ऑफ डिक्लेरेशन कर दिया था कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने जा रहे हैं। कैसी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आएगी वो देखेंगे धीरे धीरे करके। अब देखिए 1919 के एक्ट में ब्रिटेन ने भारत में इंट्रोड्यूस कर दिया है डायरकी। क्या लेकर आया ब्रिटेन भारत में, डायरकी। मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको इसके बारे में। देखिए प्रोविंसेस के लेवल पर, ये जो प्रोविंस है भारत के अंदर बेसिकली है ना, स्टेट्स जो बनाई गई हैं प्रोविंसेस, इसके अंदर ब्रिटेन क्या ले आया है बच्चों, डायरकी। ठीक है जी। डायरकी क्या होता है, डायरकी है रूल बाय टू गवर्नमेंट्स बेसिकली एट सेम लेवल। सेम लेवल पर दो सरकारें रूल करेंगी एक एरिया को, उसको डायरकी कहा जाता है। तो जैसे उस समय क्या था कि जो प्रोविंसेस थे ना, प्रोविंसेस के पास टोटल 30 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे बच्चों, 30 सब्जेक्ट जिनको लेकर ये अपने लॉज पास कर सकते हैं, अपने कानून बना सकते हैं। तो डायरकी में क्या होता है कि इन्होंने क्या किया, स्टेट की जो सरकार बनने वाली है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक के पास रखे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, रिजर्व्ड यानी कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे बेसिकली, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है, इसमें आते थे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। और दूसरी तरफ रखे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर्ड के अंदर क्या था बच्चों, ट्रांसफर्ड के अंदर थे नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जैसे हेल्थ हो गया, जो ब्रिटेन के लिए नॉन इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए तो यही इंपॉर्टेंट थे, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ऐसे वाले। ठीक है जी, नॉन इंपॉर्टेंट ये वाले। तो देखिए ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स है ना, ये वाले, ये बच्चों दे दिए गए थे इंडियंस को। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के अंदर थे टोटल 10 सब्जेक्ट, इसमें 10 सब्जेक्ट थे, इसमें 20 थे, 20 सब्जेक्ट्स थे बेसिकली। ठीक है, ये रखे थे ब्रिटिशर्स ने अपने पास, जिसका कंट्रोल था गवर्नर के पास और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास। ठीक है, इनका कंट्रोल। और ये 10 सब्जेक्ट इंडियंस को दे दिए गए थे कि इनको लेकर इंडियंस जो है वो अपने लॉ पास कर सकते हैं, ट्रांसफर्ड लिस्ट को लेकर बेसिकली, जिसमें ब्रिटेन के लिए नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे। स्टेट का जो बजट है वो इनके पास है, तो अगर ये हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर कोई लॉ पास करते भी हैं तो पैसा इनके पास नहीं है कि उसको इंप्लीमेंट कर सके, तो उसका बेनिफिट भी कुछ नहीं था। तो ऐसी डायरकी इंट्रोड्यूस की है ब्रिटेन ने भारत के लिए। पर चलिए कहीं ना कहीं इंडियंस का शेयर बढ़ता जा रहा है, बेसिकली सरकार के अंदर, सिस्टम के अंदर इंडियंस का शेयर बढ़ रहा है। ठीक है, सो दिस इज डायरकी फॉर यू, जिसमें रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स आए थे। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स के साथ साथ इसमें क्या आए थे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स आए थे बच्चों, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसी एक्ट के अंदर लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर को कैसे डिवाइड किया गया है। इसने जो भारत की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, उसको रिप्लेस करके ले आए बाई कैमरल लेजिस्लेचर। जैसे 1861 के एक्ट में तो लोकसभा का बर्थ हुआ था, है ना। 1919 के एक्ट में बच्चों राज्यसभा का जन्म हुआ था, जब ये सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर ले आए, यानी 2 हाउसेज हो गए, एक लोकसभा रहेगी और एक अपर हाउस होगा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा गया था बेसिकली, और उसको हमने बाद में राज्यसभा कहा है। ठीक है जी, तो बाई कैमरलिज्म आया है 1919 के एक्ट में बच्चों। ठीक है,
एक लोअर हाउस रहेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली विद ए मेजरली इलेक्टेड डायरेक्टली बेसिकली, जिसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और एक अपर हाउस होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो राज्यसभा का जन्म हुआ है 1919 के एक्ट से बच्चों। नेक्स्ट देखिए, इंडियन रिप्रेजेंटेशन, 3 इंडियंस को इंक्लूड कर लिया गया है किसमें, वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1909 में पहले इंडियन बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको इंक्लूड किया गया था। 1919 में 3 इंडियंस को इंक्लूड कर लिया गया है वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर बेसिकली, ठीक है जी। बट कमांडर इन चीफ नहीं दी जाएगी पोजीशन बेसिकली इंडियंस को। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए भारत के अंदर, सेपरेट इलेक्टोरेट को इंक्रीज करके अब किसको ऐड कर लिया, और इसमें सिखों को भी ऐड कर दिया गया बच्चों। एंग्लो इंडियंस को, जो इंडियन क्रिश्चियंस थे, इनको भी ऐड कर लिया गया, यूरोपियंस को भी ऐड कर दिया गया, ठीक है जी। और फ्रेंचाइज तो थी ही लिमिटेड, कुछ चुनिंदा लोग ही वोट डाल सकते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर ये बात जरूर याद रखिएगा, 1909 में वो मुस्लिम्स को दिया गया था और 1919 में सिखों को भी दे दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट। यानी वो जो सोसाइटी के बीच में धर्म को लेकर जो जहर था बेसिकली, उसको और ज्यादा फैला रहा है ब्रिटेन इस एक्ट के माध्यम से, सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से बच्चों, ठीक है। इस एक्ट के अंदर ये भी याद रखिएगा कि वुमेन को भी जो वोटिंग राइट्स मिले थे ना, पहली बार वुमेन को वोटिंग राइट्स, वो इसी एक्ट के अंदर मिले थे बच्चों। इसी एक्ट में वुमेन को पहली बार वोटिंग राइट्स दिए गए थे। 1909 में मेन को मिले थे, 1919 में वुमेन को भी इंक्लूड कर लिया गया है वोटिंग राइट्स के अंदर, ठीक है जी। सो एक और इंपॉर्टेंट एक्ट है बेसिकली ये। चलिए जी, उसके बाद बच्चों, हाँ, इसी के कुछ और प्रोविजंस है। देखिए, जैसे फाइनेंशियल, ये काफी बड़ा एक्ट था, फाइनेंशियल ऑटोनोमी। इसमें क्या किया गया था कि प्रोविंसेस का जो बजट था ना, उसको सेपरेट कर दिया गया था सेंट्रल बजट से, ठीक है। कि भाई प्रोविंसेस के पास जब अपने सब्जेक्ट है, 30 सब्जेक्ट है, तो उनको बजट भी अलग कर दो, वो अपना पैसा, टैक्स का स्ट्रक्चर अपना उनको दे दिया गया कि उनसे जो भी पैसा आएगा तुम अपना पैसा अपने पास रखो, कुछ पैसा सेंटर देगा, और प्रोविंसेस का बजट ही क्या कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, एक हाई कमिश्नर की पोस्ट आई है बेसिकली। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ फंक्शंस को ट्रांसफर कर दिया गया है किसके पास, हाई कमीशन फॉर इंडिया के पास। उसके बाद सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट, ये एक मेजर चेंज आया है भारतीयों के लिए। देखिए, हमारे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है वो कब से इस लड़ाई को लड़ रहे थे, 1857 के बाद से, कि भाई सिविल सर्विसेज के अंदर हमें इंक्लूड किया जाए, डायरेक्टली इंक्लूड किया जाए, और इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ये एग्जाम करवाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस जो है वो इसके अंदर इसको क्लियर करके अपना ये इंपीरियल सिविल सर्विसेज की पोस्ट को एक्वायर कर सके, मतलब वही डीसी, जज, एसडीएम ये सब बन सके बेसिकली वो, ठीक है। सो अब क्या किया गया है, भारत में एस्टेब्लिश की जाएगी क्या, भारत के अंदर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया जाएगा। पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से थी 1926 में, जो अब क्या करेगी, इंडिया के अंदर ही इस एग्जाम को कंडक्ट किया करेगी बच्चों। तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया है 1926 के अंदर भारत में, इंपीरियल सिविल सर्विसेज के एग्जाम को इंडिया में कंडक्ट करवाने के लिए बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब है लास्ट एक्ट, आप कह सकते हो इसको बेसिकली, फाइनल भारत का संविधान एक तरीके से ये। और ये काफी कुछ वैसा ही था जैसा भारत को चाहिए भी था, क्योंकि आपको पता भी होगा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हुआ तो उसका 50 to 55% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ऊपर ही बेस्ड है बच्चों। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो ऐसा संविधान था या ऐसा एक्ट था जो कल को चल के भारत का संविधान का ही रूप लेने वाला है। तो मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि जिसमें इंडियंस का कंट्रोल आ रहा है, या भारत को जैसा संविधान चाहिए उस वैसे ही ब्रिटेन एक्ट पास करके भेजने लगा है, ठीक है। मतलब शुरुआत है, कह सकते हो आप यहां से। The Government of India Act 1935 marked a significant step towards the responsible government in India, कि भारत के अंदर ही एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने, उसको लेकर काफी अच्छा एक्ट आया बच्चों ये। सबसे पहले तो एक ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टेब्लिश की गई है बेसिकली। तो भारत को एक सिंगल यूनिट के तौर पे कंसीडर किया ब्रिटेन ने, जिसमें प्रोविंसेस को और प्रिंसली स्टेट्स को एक मानना है, ठीक है, बट फेल्ड ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेशन फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। इन्होंने भारत को फेडरेशन बनाना चाहा था कि भारत एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा, जिसमें प्रोविंसेस भी होंगे, प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे, बट कहीं ना कहीं प्रिंसली स्टेट्स को लगा कि ये हमारी उसको छीनने की कोशिश की जा रही है एक तरीके से, जो हमारे पास पावर्स है, तो उन्होंने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया था, इस फेडरेशन को, ठीक है। उसके बाद पावर्स वर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। जैसे आज हम पढ़ते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट जिसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट जिसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं बच्चों। तो यूनियन लिस्ट को लेकर लॉज कौन पास कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट को लेकर स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट को लेकर दोनों। वो डिवीजन पावर का यहां से स्टार्ट हुआ। जैसे सबसे पहले यूनियन लिस्ट आई, जिसमें फेडरल जो बेसिकली यूनियन लिस्ट है उसमें 59 आइटम्स थी, प्रोविंशियल के अंदर 54 आइटम्स है, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 36 आइटम्स है। और रेजिडुअरी पावर किसको दी गई है बच्चों, वाइस रॉय को।
रेजिडुअरी पावर्स किसके पास है? वाइसरॉय के पास। जैसे आज भी हमारे देश में जो रेजिडुअरी पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है बच्चों, ठीक है। तो इसकी शुरुआत भारत में यहां से हुई है। तो मैंने कहा ना कहीं वैसा एक्ट आ रहा है जैसा हमारा संविधान आपको लगभग देखने को मिलता है। 50% संविधान हमारा ऐसा ही है। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था बच्चों यहां पर, इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंसेस को क्या दे दी गई है? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब ये हो गया कि अब प्रोविंसेस में अपनी सरकार बनाए, सरकार के अंदर जो काम चाहे, जैसे चाहे, लोगों के लिए जो काम करना है आप कीजिए, उनको ऑटोनॉमी दे दी गई। मतलब सेंटर का कंट्रोल वहां से अब कम रहेगा, सेंटर उतना इंटरफेयर नहीं करेगा प्रोविंसेस के काम में। और ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत बड़ा बूस्ट देने वाला है। हम हिस्ट्री में जब इसको पढ़ते हैं तो इसकी काफी वैल्यू को हम समझते हैं कि किस तरीके से इस पॉइंट ने, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के पॉइंट ने कितना बड़ा रोल प्ले किया कल को चल के भारत की आजादी में बच्चों, ठीक है जी। क्योंकि यहां से इंडियंस काफी कंट्रोल लेने वाले हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविंसेस के लेवल पर, ठीक है जी। चलिए जी, तो गवर्नमेंट बनी 1937 में, इलेक्शंस होंगे अभी, ठीक है। उसके बाद वो 1939 में, ये सब हम हिस्ट्री में कवर करते हैं भाई कि क्यों इसको 28 मंथ गवर्नमेंट कहा जाता है, 28 महीने के बाद क्यों रिजाइन करना पड़ा था, तो वो सब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, उसके बाद भारत के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वोटिंग राइट्स 14% लोगों तक बढ़ा दिए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1935 के अंदर ही। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया है अब किसके लिए? डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। देखिए पहले भारत को धर्म के नाम पर बांटा गया, हिंदू को मुस्लिम से, हिंदू मुस्लिम को सिख से, धर्म के नाम पर। अब जानते थे कि सबसे बड़ा धर्म भारत में हिंदू है, तो अब हिंदुओं को बांटने का काम शुरू कर दिया है डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट देकर बच्चों, ठीक है जी। तो ये एक और बहुत बड़ा एक वो था भारत के इतिहास का, जहां से भारत में ये जातिवाद या धर्म जो थी ये चीजों इनको प्रबल किया ब्रिटेन ने ये सब करके। उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट, वुमेन और लेबरर्स के लिए क्या आ गया है? सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर उन्होंने एस्टेब्लिश किया फेडरल और पब्लिक सर्विस कमीशन, जो मैंने आपको बताया, सॉरी, कमीशन एंड ए फेडरल कोर्ट भी एस्टेब्लिश किया गया 1937 के अंदर। तो एक फेडरल कोर्ट मतलब जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को सुलझाएगा, कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी ना, तो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट तो होंगे सेंटर की पावर और स्टेट की पावर में, तो उनके लिए एक फेडरल कोर्ट लेकर आए हैं बेसिकली, जो इस चीज की सुनवाई करा करेगी, जिसकी स्थापना हुई 1937 में। इसी एक्ट के थ्रू बच्चों बर्मा यानी म्यांमार भारत से सेपरेट कर दिया गया था फ्रॉम इंडिया, एंड टू न्यू प्रोविंसेस ओडिशा और सिंध, ये बेसिकली क्रिएट किए गए थे बच्चों, ठीक है। तो टोटल जो प्रोविंस हो गए थे भारत में वो 11 हो चुके थे इस समय तक, ठीक है जी। तो ये 1935 का एक्ट तो आप कई बार पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, और इसके सारे प्रोविजंस ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करते हैं आपके, ठीक है। सो देखिए लास्ट एक्ट है हमारा, दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, जिससे भारत को आजादी मिलने वाली है। इस समय भारत का वाइसरॉय कौन है? तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन बच्चों, ठीक है। जो माउंटबेटन प्लान आएगा ना 3 जून को, ये लिखा हुआ देखिए। सो देखिए पार्टीशन का प्लान लेकर कौन आया? लॉर्ड माउंटबेटन। इसने कहा कि बंटवारा तो होगा। 3 जून 1947 को इसने ये प्लान अनाउंस किया बच्चों, और इसको एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी, और इससे क्या हुआ? भारत की आजादी हुई 15 अगस्त 1947 को। डोमिनियन एस्टेब्लिश किया गया, बेसिकली 2 आजाद मुल्कों का गठन किया गया, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है जी। 2 आजाद मुल्क बने विद राइट टू एग्जिट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। इनिशियली हम तो कॉमनवेल्थ को आज भी वो लेके चलते हैं साथ में, तो इसके पास अधिकार दिए गए थे कि आप कॉमनवेल्थ को कभी भी एग्जिट कर सकते हो। ये भी बात याद रखने वाली रहेगी कि जब तक भारत का खुद का संविधान नहीं बनेगा तब तक हम ब्रिटेन के ही डोमिनियन थे। तो हम 26 जनवरी 1950 को भारत को रिपब्लिक डिक्लेयर करेंगे और तब हम ब्रिटेन के डोमिनियन से बाहर आएंगे बच्चों, ठीक है। तब तक हम आजाद तो हो गए थे बट ब्रिटेन के डोमिनियन में ही थे हम लोग। उसके बाद देखिए गवर्नेंस में क्या चेंज आया कि एबोलिश कर दिया गया ऑफिस ऑफ वाइसरॉय को, एबोलिश कर दिया गया बेसिकली, ठीक है। और इंट्रोड्यूस कर दिया गया क्या? गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज क्रिएट की गई थी बेसिकली संविधान बनाने के लिए, और ब्रिटिश लॉज को वो रिपील कर सकती थी जो पुराने लॉज चल रहे थे, ठीक है जी। तो यहां से हमें क्या समझना है कि जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो तब हमारे देश में सरकार चलाने के लिए कोई बॉडी नहीं थी, तो इसीलिए संविधान सभा को ही 2 काम दे दिए गए थे कि एक तो आपको भारत का संविधान बनाना है, और दूसरा जब तक संविधान बनकर तैयार ना हो जाए, भारत का पहला चुनाव ना हो जाए, तब तक सरकार का काम भी वही करेंगे। एक जनरल फैक्ट ये भी बता देता हूं कि हमारी संविधान सभा के देखिए प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यही संविधान सभा जब सरकार के तौर पे यानी लोकसभा के तौर पे मिला करती थी, तो तब इनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर हुआ करते थे, तो वो कौन थे? जी.वी. मावलंकर, जो भारत के पहले स्पीकर थे बच्चों, ठीक है जी। सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद 2 अलग डोमिनियंस क्रिएट कर दिए गए, भारत और पाकिस्तान, ठीक है बच्चों। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट देखिए
सिविल सर्विसेज के अंदर क्या आया, अपॉइंटमेंट एंड रिजर्वेशन बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये करेगा अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन सिविल सर्विसेज के अंदर, इसको खत्म कर दिया गया था, मतलब सीज कर दिया गया था। बट प्री 1947 अपॉइंटेड रिटेन्ड बेनिफिट्स, कि अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिसाइड नहीं करेगा कि सिविल सर्विसेज को लेकर क्या होगा क्या नहीं होगा, भारत की खुद की सरकार डिसाइड करेगी। बट जो पुराने एम्प्लॉइज थे जो जिनको बिठा रखा था वो एज इट इज रहेंगे, उनको निकाला नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद लीडरशिप में लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली formed in 1946 became the parliament of India, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भारत की क्या बना दिया गया, पार्लियामेंट बना दिया गया, जो सरकार का काम भी करेगी, देश का एडमिनिस्ट्रेशन भी करेगी साथ साथ बेसिकली बच्चों, ठीक है। सो ये था वो एक्ट, ये हमारी फर्स्ट कैबिनेट थी इंडिपेंडेंस के बाद बच्चों, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार आराम से, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के पास ये सारी मिनिस्ट्रीज हैं, प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर, कॉमनवेल्थ रिलेशन, ये सब। वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर के थे। अबुल कलाम आजाद एजुकेशन मिनिस्टर थे आपके पहले, ठीक है। डॉक्टर मोहन मथाई रेलवेज के थे। तो ये पूरी लिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे हमारे, जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर थे, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे। तो ये पहली मिनिस्ट्री है आपकी बेसिकली जो बनाई गई है आजाद भारत की, ठीक है जी। तो ये थे वो सारे के सारे एक्ट बच्चों जो 1857 से लेकर 1947 तक पास हुए। इनके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास हम लोग प्रीएम्बल की करेंगे, वहां से आपके बेसिकली आप कह लो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है वो आपको पता, वहां से आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज, और इसके रिलेटेड इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। सभी एग्जाम चाहे एनडीए हो, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ कोई भी हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।